हैं। तो मतलब सर एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नंबर नहीं मिलते, क्योंकि 75% मैं भी सर आपका छात्र रहा हूँ और मेरा भी तीनों साल 75% से ज़्यादा आया ही नहीं। फ़िलासफ़ी में भी सर सबसे हाईएस्ट नंबर मिला था। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर क्या टीचर नंबर नहीं देते कि बच्चे लिख ही नहीं पाते, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ठान के रखा है कि 75% 80% से आगे विद्यार्थियों को जाने ही नहीं देना है। सर इसका क्या कारण है? आपके प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं होता है जो पहले से ही मन बना लिया हो कि हमको इससे ज़्यादा नहीं देना है। जब हम लोग कॉपी देखते हैं, चेक करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो उस समय हमारे समक्ष कोई बच्चा नहीं होता है, उसका केवल और केवल प्रेजेंटेशन होता है। तो होता ये है कि जब एग्जामिनर कॉपी का इवैल्यूएशन करता है तो वो अपने स्तर के अनुसार भी करता है। किसी अन्य विश्वविद्यालय में हम जाते हैं तो वहाँ टीचर की जो स्थिति है कि वो नंबर ही 70% से शुरू करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के जो अध्यापक होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के अध्यापक हैं। उनका एक अपना मानक होता है, उनका अपना स्टैंडर्ड होता है, वो चाहे क्लास में पढ़ाने का हो चाहे इवैल्यूएशन करने का हो। तो वो जब हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं तो जो बच्चे का राइटिंग स्किल होती है, जितना कंटेंट होता है, जितनी बढ़िया अभिव्यक्ति होती है, उतना बढ़िया हम लोग नंबर देते हैं। मैं बताऊं कि मैं 0 नंबर भी देता हूं और 90% नंबर भी देता हूं। ये वेरिएशन होता है। यदि लड़का अच्छा लिखा हुआ है तो अध्यापक अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो देगा ही, वो बाध्य हो जाएगा देने का। तो पहले तो ऐसा होता था कि 60% पाना भी विश्वविद्यालय में मुश्किल था। हम लोग के समय मेरा जब एमए का एग्ज़ाम था तो हम लोगों को मैं टॉपर था, 62% हाईएस्ट नंबर मिला था। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चे यदि अच्छा लिखते हैं, कंटेंट सही है, प्रेजेंटेशन सही है, तो नंबर मिलेगा ही, इसका कोई और रास्ता नहीं है, अच्छा नंबर मिलेगा। सर सवाल के जैसे लिखते हैं, 5 सवाल जैसे हमारे पेपर में आते हैं, टोटल 10 सवाल रहते हैं अलग अलग जो है यूनिट से, तो एक अच्छा उत्तर किसे माना जाएगा? आंसर राइटिंग हम कैसे करें, कितने पेज में करें, पैराग्राफ में लिखें या हेडिंग वाइज लिखें? क्योंकि बहुत सारा डाउट रहता है, क्योंकि अलग अलग विषय का अलग अलग नेचर होता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तो तय होता ही होगा सर कि सवाल का मूल्यांकन इस तरीके से करना है। तो एक सवाल कितना अच्छा दिखे, विद्यार्थी तो बहुत सर पढ़ता है, एक सवाल लिखने के लिए कई पेज सर पढ़ता है, लेकिन नंबर सर उसको नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज़ होती है नंबर के लिए सर लोग पढ़ते भी हैं, क्योंकि घर वालों को रिजल्ट दिखाना रहता है, वरना वही बोलेंगे कि आप इलाहाबाद में रह के कर क्या रहे हैं। तो एक अच्छा उत्तर किससे माना जाएगा? देखिए, एक अच्छा उत्तर में 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ कि उसकी भूमिका हो एक पैरा में। दूसरी चीज़ होती है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो कंटेंट सही हो। तीसरी चीज़ ये है कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसमें कमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट है वो वन साइडेड नहीं हो, इसलिए दूसरे पक्ष का कमेंट लेना ज़रूरी है। और तब अंत में हम जाते हैं तो हम कंक्लूजन करते हैं। जहाँ तक आपने ये लिखने की बात किया, तो ये 4 पक्ष बच्चों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक पेज की बात है, हमको लगता है कि पेज ये इमैटेरियल होता है। हम कितना बढ़िया आंसर लिख रहे हैं, हो सकता है 2 पेज में ही लड़का इतना बढ़िया कंडेंस आंसर दिया हो, इतना बढ़िया दिया हो कि हम उसे 80% नंबर दें, और हो सकता है कि वो 6-7 पेज लिखा हो लेकिन कंटेंट लेस हो, फैक्ट लेस हो, तो उसको हम 20% 30% नंबर दें। तो सवाल पेज का नहीं है, सवाल कंटेंट का है, सवाल प्रेजेंटेशन का है। जहाँ तक आप हेडिंग देने की बात करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम लोग 80s में थे इस विश्वविद्यालय में एज ए स्टूडेंट। उस समय भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा रही है कि यहाँ हेडिंग डाल करके आंसर नहीं लिखा जाता है। यस सर।
यहाँ पर जब आपको कोई चीज़ लिखना हो आप पैरा चेंज कर दें, बाकी आप एक्सप्लेन ऐसे की तरह लिखते जाएं। कंडेंस हो, अनावश्यक चीज़ें नहीं हो, हाईलाइट करना हो वहाँ आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वो बहुत आवश्यक है। और एक चीज़ और आवश्यक है कि जब बच्चे कॉपी लिखते हैं, आंसर करते हैं, तो जहाँ पर आंसर ख़त्म हो जाए जिस पेज पर, फिर उसी पेज से दूसरा आंसर ना लिखें। नए आंसर की शुरुआत नए पेज से करें। ये नहीं कि पहले होता है कि जहाँ पर क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया वहीं से लिखना शुरू कर दिए, उसमें गलतियाँ आ जाती हैं, क्योंकि होता है कि एग्जामिनर कभी कभी वो मिस्टेक हो जाता है, नहीं देख पाया तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आप ऐसा करिए कि जहाँ आंसर ख़त्म हो जाए उसको छोड़ दीजिए, नए आंसर की शुरुआत आप नए पेज से करिए। हेडिंग बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि हेडिंग देने से चीज़ें लगता है कि केवल हेडिंग ही दे रहा है, अंदर कंटेंट कुछ नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सही आंसर लिखिए, कंडेंस लिखिए, कंपैरेटिव लिखिए। ख़ास तौर पर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए तो एक नया ट्रेंड मैं बता रहा हूँ जो यूपीएससी तक भी काम करेगी, वो ये है कि आप पहले 4 स्टेप्स होते थे आंसर के लिए, लेकिन अब आप यूपीएससी में जाएंगे तो छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं। अब वहाँ पर आप भूमिका देंगे, आलोचना करेंगे, निष्कर्ष देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप क्रेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्रेट में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहा है। तो अब एक नया ट्रेंड इस समय डेवलप हुआ है, वो एनालिटिकल ट्रेंड है। जब शंकराचार्य के ब्रह्म को लिख रहे हैं तो शंकराचार्य के ब्रह्म के साथ साथ रामानुज के ईश्वर की भी तुलना कर दें, हेगेल के एब्सोल्यूट की भी तुलना कर दें। तो हमको लगता है कि यदि जो आप क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसिज्म की अपेक्षा यदि आपका अप्रोच एनालिटिकल हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही चीज़ हर एक विषयों में हो सकता है। इससे आपके आंसर का डेप्थ पता चलता है कि बच्चा कितना